आज के एपिसोड में हम बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, ये कौन कर सकता है, कब कर सकता है, मजिस्ट्रेट इसके ऑर्डर दे सकता है, क्या सुओ मोटो भी दे सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है। तो बहुत सारे प्रोविजन, जितने भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं और जितने भी उसके पहलू बनते हैं, आज उन सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन विच इज बीइंग डन फर्दर। फर्दर का क्या मतलब है? विच इज बीइंग कंटिन्यूड, जो आगे की गई इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, तो अगर इससे हम मतलब डिकोड करने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात है कि पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने की राइट है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कहां पर है वो राइट? सेक्शन 156(1). ठीक है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। यहां पर एफआईआर आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और यहां पर पुलिस अपनी पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश कर देती है। इन्वेस्टिगेशन में उसे क्या मिला है उसको वो पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से मजिस्ट्रेट साहब को बता देते हैं और पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है। अब जब ये पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई तो देखा जाए तो पुलिस ने यहां पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। तो यहां तक क्या चल रहा था? यहां तक चल रहा था इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है? पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद फर्दर आगे की गई इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यहां तक जब तक आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी वो तो इन्वेस्टिगेशन थी जिसकी पावर आपको 156(1) दे रहा है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है उसको कहते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आई होप दिस इज क्लियर। द इन्वेस्टिगेशन विच इज done by the police after the police report has been submitted is called further investigation. इसका लॉजिक क्या है? ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसके प्रोविजन कौन से हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात ये कहती है कि मान लीजिए पुलिस ने यहां पर अपनी पुलिस रिपोर्ट जो थी वो सबमिट कर दी। देखा जाए तो पुलिस ने अपना काम कर दिया। अब क्या किसका काम चलेगा? प्रोसिक्यूशन का चलेगा, कोर्ट का चलेगा, ट्रायल होगी, वकीलों का चलेगा, एविडेंसेस, विटनेसेस का चलेगा। लेकिन पुलिस का काम हो चुका है, जो पुलिस ने ढूंढना था वो ढूंढ लिया। इस स्टेज पर पुलिस का काम हो चुका है। लेकिन आप एक बात बताइए, इस स्टेज के बाद क्या अगर पुलिस को कोई नया एविडेंस मिलता है तो क्या पुलिस को उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? भाई, अल्टीमेटली अपना लक्ष्य क्या है? व्हाट इज आवर मेन टारगेट इन अ ट्रायल और इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग? जस्टिस। भाई, हम सब किस लिए कर रहे हैं ये लॉ? किस लिए पढ़ रहे हैं? सबसे बड़ी चीज तो न्याय है ना। उस जस्टिस के लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर पुलिस को पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी कोई एविडेंस मिलता है तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करके मजिस्ट्रेट को बताए कि क्या नई बात निकल कर आई है? भाई, कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है अक्यूज्ड के फेवर का हो। मान लीजिए अक्यूज्ड के फेवर में प्ली ऑफ एलिबाई मिली है, तो क्या अब हमें इस प्ली ऑफ एलिबाई को इन्वेस्टिगेट करके मजिस्ट्रेट को नहीं बताना चाहिए? भाई, अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ अक्यूज को कन्विक्ट करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी सिर्फ अक्यूज्ड है। अभी हमें नहीं पता कि वो रियल कल्प्रिट है या नहीं, उस पर सिर्फ अक्यूजेशन है। इसलिए हमारा रियल पर्पस क्या है? हमारा रियल पर्पस है जस्टिस। और जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस वो दोनों के लिए है। वो विक्टिम के लिए भी जस्टिस है और वो अक्यूज के लिए भी जस्टिस है। तो अगर अक्यूज्ड के पक्ष की कोई बात मिलती है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर इन्वेस्टिगेट, हमारी से मेरे कहने का मतलब पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उस पर इन्वेस्टिगेट करके वो फर्दर पुलिस रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश करे। ठीक है जी। वहीं पर अगर अक्यूज के अगेंस्ट कोई बात मिलती है, या मान लीजिए, इसको दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए कोई नया एविडेंस मिलता है। देखिए हुआ क्या कि यहां पर पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई, उसके बाद आगे चल के पुलिस को मिस्टर एक्स के अगेंस्ट और एविडेंसेस मिल गए, जो कि मिस्टर एक्स अभी तक पिक्चर में ही नहीं थे। अभी तक कौन कौन थे पिक्चर में? वाई और जेड के ऊपर कार्रवाई चल रही थी और वाई और जेड अक्यूज थे। लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे पता लग रहा है कि एक्स भी शामिल हो सकते हैं। तो क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है
पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने का समय जा चुका है, क्या पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे और इसको इन्वेस्टिगेट ना करे? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, एंड ऑफ जस्टिस। एंड ऑफ जस्टिस के लिए क्या जरूरी है कि पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करे। अच्छा, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। जस्टिस के लिए क्या जरूरी है? ट्रुथ। भाई सच्चाई जब आपको पता होगी तभी तो आप न्याय करेंगे। और ट्रुथ के लिए क्या जरूरी है? कि सारे फैक्ट्स आपके सामने आए। फैक्ट सामने कब आएंगे? जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो अगर इन्वेस्टिगेशन की पावर हम पुलिस से ले लें और कह दें कि आपने एक बार पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी है, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो फैक्ट सामने कैसे आएंगे? कुछ नए फैक्ट सामने आ सकते हैं ना। और पूरे फैक्ट्स अगर सामने है तो ट्रुथ का कैसे पता चलेगा? और अगर ट्रुथ का नहीं पता तो जस्टिस कैसे मिलेगा? तो आई होप दिस साउंड्स लॉजिकल। तो इस तरीके से फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, उसका रैशनल क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एक थोड़ा सा फैक्चुअल बात है जो आप अपने आंसर्स में हमेशा लिख सकते हैं। दिस वाज रिकमेंडेड बाय द 41st लॉ कमीशन। 41st लॉ कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और उनके कहने पर, मतलब उनकी रिकमेंडेशन पर, जब नया प्रावधान इसमें डाला, नए प्रावधान बने, तो 173 का क्लॉज 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन डाल दिया गया। ठीक है, अब हम 173(8) को डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले मेरा एक सवाल है। सवाल ये है, सवाल पर जाने से पहले हम एक बार 173(8) को पढ़ लेते हैं बेरेक्ट से। तो प्लीज टेक आउट योर बेरेक्ट। देखिए 173(8) क्या कहता है। 173(8) कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन। सबसे पहले आप नथिंग को मार्क कर लीजिए, सिर्फ नथिंग को। नथिंग की बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस है इस प्रोविजन में। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन in respect of an offence after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate. Clearly ये बोल रहा है, nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate. आगे चलने से पहले हम nothing को समझते हैं, और deemed to preclude, इस बात से वो कहना क्या चाह रहा है हम उसको देखते हैं। देखिए, जो nothing होता है दैट इज अ सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे इस वर्ड इस्तेमाल किया गया, सबसे पहला जो शब्द है जो प्रोविजन की शुरुआत कर रहा है वो नथिंग। नथिंग इज अ सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज का मतलब ये होता है कि जो भी इससे अलग बात कही गई है, वॉट एवर हैज बीन रिटन इन अदर, मान लीजिए 173 के कंटेक्स्ट में हम देखें, वॉट एवर हैज बीन रिटन इन अदर प्रोविजंस ऑफ 173(8) के से अलग हर प्रोविजन में जो भी बात लिखी गई है, उसका अगर इफेक्ट 173(8) की पावर्स पे पड़ता है तो नथिंग क्लॉज उस इफेक्ट को बचा लेगा, उस इफेक्ट से बचा लेगा। सॉरी, कहने का मतलब यह है, अगर 173 के बाकी प्रोविजंस को आपको पढ़ के लगता है कि वो इंप्लाई करते हैं कि एक बार अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई तो उसके बाद दोबारा से वहां पर पुलिस फर्दर उसके आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। भाई हो सकता है आपको 173 के बाकी प्रोविजंस पढ़ के ये बात लगे, लेकिन क्योंकि 173(8) की शुरुआत नथिंग से होती है जो कि सेविंग क्लॉज है, तो किसी भी तरीके का इंप्लीकेशन या इफेक्ट अगर 173(8) की पावर्स पे पड़ रहा है तो नथिंग क्लॉज उस इफेक्ट से उसको बचा लेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये सेक्शन 173(8) है, ठीक है जी, और ये 173 के बाकी प्रोविजंस हैं। हम इनका नंबर नहीं बताते, बस ये मान लीजिए बाकी प्रोविजंस हैं, ठीक है। अब 173(8) में कुछ पावर्स दे दी गई हैं, लेकिन ये जो बाकी प्रोविजंस हैं इनका जो मतलब निकलता है, इनका जो इफेक्ट बनता है, वो इन पावर्स को किसी भी तरीके से कर्टेल कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है बाकी प्रोविजन जो है। तो इसको 173(8) की पावर्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सेविंग क्लॉज का, और यहां पर हम एक कवच बना देते हैं।
ये सेविंग क्लॉज है, नथिंग। इसका मतलब ये है कि जो 173(8) में जो पावर्स दी गई हैं उसको किसी भी दूसरे प्रोविजन के इफेक्ट से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। मान लीजिए इन प्रोविजंस में आप ये इंप्लीकेशन निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर पावर नहीं होगी, जबकि 173(8) उस पावर को दे रहा है, तो आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएगा ना कि हम इसकी माने या इसकी माने। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेविंग क्लॉज का उपयोग करते हैं और हमने एक कवच बना दिया यहां पर, जिसके अनुसार अगर यह बात कुछ भी कह रहा हो, 173 के बाकी प्रोविजंस कुछ भी कह रहे हो, 173(8) की पावर्स पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 173(8) की पावर्स ऐसी की ऐसे रहेंगी, उन पे कोई भी किसी तरीके का इंपैक्ट नहीं होगा। तो 173(8) में पावर्स कौन सी दी गई हैं वो देखते हैं। पावर्स दी गई हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। देखिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट। ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि एक बार मजिस्ट्रेट को 173(2) के तहत अगर पुलिस रिपोर्ट दी जा चुकी है तो उसके बाद भी पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। 173 का कोई भी प्रोविजन इस पावर को प्रक्लूड नहीं करेगा। जो मैं आपको सेविंग क्लॉज की बात कह रहा था, नथिंग वाली जो बात कह रहा था, वो मतलब अब हमारा क्लियर हो गया। तो आई होप दिस इज क्लियर दैट पावर टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गिवन इन सेक्शन 173(8) और 173(8) की शुरुआत होती है नथिंग से। नथिंग का मतलब होता है सेविंग क्लॉज और सेविंग क्लॉज का मतलब होता है कि अगर किसी भी तरीके की कोई पावर दी गई है उस पर्टिकुलर क्लॉज में तो सेविंग क्लॉज कवच का रूप धारण करके बाकी किसी भी प्रोविजन के इंपैक्ट से उस पावर को रोकता है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, आप सवाल की बात करते हैं जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। पहला सवाल आता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होता है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होता है? देखिए, मैंने आपको कहा कि 173(8) पावर देती है पुलिस को कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये पुलिस के पास पावर है। अब इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस का ओपिनियन होगा तो वो हमें किसको सबमिट करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट को। इस फर्दर ओपिनियन को हम कह रहे हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट, क्योंकि ऑलरेडी चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, तो ये कौन सी है? सप्लीमेंट्री। इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई नया एविडेंस आ गया, किसी की गवाही पहले नहीं हुई थी, उसकी गवाही अब ले ली गई है, कुछ नया सर्च या सीजर आपने किया है, कोई नई हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन अब आ गई है, वो व्यक्ति कॉमा में था, पहले नहीं बोल सकता था, वो बोल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेट करके आपको नई चीज मिलेगी वो आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट के माध्यम से मजिस्ट्रेट साहब को पेश कर देंगे, एंड दैट सप्लीमेंट्री चार्जशीट विल बिकम द पार्ट ऑफ द ट्रायल इफ द चार्जेस आर फ्रेम्ड। आगे चलते हैं। अब आप मुझे ये बात बताइए कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, क्या पुलिस को उसकी परमिशन मजिस्ट्रेट से लेनी जरूरी है? क्योंकि पुलिस तो अपना पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है, मजिस्ट्रेट को उन्होंने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो क्या अब उस मजिस्ट्रेट से पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत है? तो ये सवाल समझने से पहले हम इसको देखो 3-4 क्राइटेरियाज में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, 173(8) फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पहला सवाल कि क्या पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेनी जरूरत है या वो सुओ मोटो भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल कि क्या मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो बिना किसी के एप्लीकेशन के सुओ मोटो अपने आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या वो कॉग्निजेंस लेने से पहले कर सकता है या वो कॉग्निजेंस लेने के बाद भी कर सकता है, पोस्ट कॉग्निजेंस, ठीक है। तो जहां तक पुलिस ऑफिसर की बात, हम इससे शुरुआत करते हैं कि क्या पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेने की जरूरत है या नहीं है। देखिए,
सबसे सिंपल और सबसे बेसिक बात, पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, मैंने कहा, इन्वेस्टिगेशन करने की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की। ये पावर उसको कहां से मिलती है? ये पावर उसे मिलती है सेक्शन 156(1) से। ठीक है, प्लीज टेक आउट योर डायरेक्ट एंड सी सेक्शन 156(1). देखिए क्या कह रहा है ये, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, क्लियरली लिखा है विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेट any cognizable offense which a court having jurisdiction over the local area is not required for us। हम 156(1) से सिर्फ ये निकालने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ऑफिसर के पास बिना किसी मजिस्ट्रियल ऑर्डर के कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, उसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपनी बात क्लियर हो गई कि 156(1) में अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो कोई उसकी परमिशन नहीं लेनी मजिस्ट्रेट की। अब देखा जाए तो 156(1) से ही हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर भी मिल रही है। आप सिंपल सा लॉजिक समझिए, मान लीजिए 173(8) नहीं होता, अब तो 173(8) है जो क्लियरली बोल रहा है कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन मान लीजिए 173(8) नहीं है, तो इन्वेस्टिगेट करने की पावर हमें कहां से मिलती है? 156(1) से। अब वो इन्वेस्टिगेट चाहे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो चाहे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो, भाई इन्वेस्टिगेशन करने की पावर कहां से मिल रही है? 156(1) से मिल रही है ना। तो वो इन्वेस्टिगेशन चाहे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो या फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो, अगर 173(8) ना होता तो कहां से मिलती हमें पावर? 156(1) से मिलती फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर भी। और अगर नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, अभी हमने देखा कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे कोई मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज व्हाट द लॉ इज सेइंग। ठीक है, तो अगर मैं आपसे लीगली पूछूं, डज द लॉ रिक्वायर्स, आप ध्यान से समझिएगा, डज द लॉ रिक्वायर, सॉरी नॉट रिक्वायर्स, डज द लॉ रिक्वायर द पुलिस ऑफिसर टू टेक परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन? द आंसर इज बिग नो। लॉ रिक्वायर नहीं करता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या हो रहा है? एक्चुअल प्रैक्टिस में परमिशन सीक की जाती है, और परमिशन मान लीजिए नहीं भी सीक की जाए तो एटलीस्ट इंफॉर्म किया जाता है मैजिस्ट्रेट को कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। तो एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि भैया लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में तो हो रहा है। तो इसका फंडा ये है कि बेशक ये लॉ की रिक्वायरमेंट ना हो, इट इज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस और प्रॉपराइटी। भाई सिंपल सी बात है, मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस है उस केस का, तो उसको इन्फॉर्म करके चलना अच्छी बात है ना। तो सिर्फ मैटर ऑफ प्रूडेंस और मैटर ऑफ प्रॉपराइटी, मैटर ऑफ विजडम के कारण परमिशन ले ली जाती है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट को, लेकिन लॉ की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं आपसे लीगली पूछूं तो उसको कॉन्क्लूड कैसे किया जाए? तो उसको कॉन्क्लूड भी इसी तरीके से किया जा सकता है कि दो देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट for the police officer to seek any permission for doing further investigation, but it is a matter of prudence, propriety and wisdom that in actual practice PO does obtain permission from the magistrate or at least informs him about the further investigation। ठीक है, तो लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैटर ऑफ लॉ, मैटर ऑफ प्रूडेंस, मैटर ऑफ प्रॉपराइटी एंड विजडम, उसको इन्फॉर्म किया जाता है, मजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाती है। ठीक है, ये किस किस केस में कहा गया? ये कहा गया, इसमें 3-4 केस हैं, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। स्टेट और सुरेश चंद्र जैन, सुरेश चंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1984 सुप्रीम कोर्ट। पहला केस। दूसरा केस रामलाल नारंग वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली,
एडमिनिस्ट्रेशन 1979 सुप्रीम कोर्ट। तीसरा केस अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा 1968 सुप्रीम कोर्ट। तो इन सब केसेस में कुल मिला के एक ही बात कही गई कि भैया लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब मैंडेटरी नहीं है लेकिन ले लेनी चाहिए परमिशन। इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन ठीक है आपको ले लेनी चाहिए, ये कहा गया। लेकिन फिर 2013 में, अभी तक क्या सिचुएशन था कि ले लेनी चाहिए। 2013 में केस आया विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली, 2013 सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ द परमिशन बाय द पीओ फ्रॉम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अ मस्ट इन केस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कह दिया कि भैया मस्ट है। और उसका रीजन क्या दिया उन्होंने? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया लॉ में तो कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। रीजन उन्होंने दिया बिकॉज इट इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस। तो अब एक ध्यान देने की चीज है इसमें, जो इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान देनी है, उससे पहले 2013 से पहले वो कह रहे थे कि ठीक है मैंडेटरी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी प्रूडेंस और प्रॉपर्टी ये कहती है कि यार ठीक है ले लेनी चाहिए, इट इज बेटर टू कीप द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म्ड, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2013 में विनय त्यागी की जजमेंट आती है और विनय त्यागी की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं भैया इट इज ए मस्ट, आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन उसका रीजन क्या दिया? बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस। यहां पर भी देखिए कोई लीगल रीजन नहीं दे रहे हैं, वो कोई लॉ को कोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई लीगल प्रोविजन नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि दो द पीओ नीड्स टू टेक परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, but at the same time Supreme Court clarifies that such permission requirement is not due to any law, it is required as it is a long standing practice। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि लॉ की बेशक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है इसलिए इसमें मस्ट की बात कही गई। ठीक है, तो अब अगर कंक्लूड हम इसको करें तो कुल मिला के बात यह है कि विनय त्यागी की जजमेंट के बाद इट इज मस्ट to take the permission of the magistrate for further investigation, but the reason is not law or any legal provision. The requirement is not because of any legal provision, it is required because it is a long standing practice। I hope it is clear। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सवाल ये बनता है कि अगला सवाल ये बनता है कि क्या मैजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो भी सुओ मोटो। अगर मान लीजिए पुलिस परमिशन ले तो ठीक है, वो तो समझ में आता है, वो तो पुलिस का 173(8) और अभी हमने 156(1) में देखा कि पुलिस के पास पावर है, राइट है, ठीक है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि यार फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप करो, और उसकी मर्जी, मतलब उसको लगे कि यार होनी चाहिए तो वो क्या ऑर्डर कर सकता है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप 173(8) को देखेंगे तो उसमें कहीं भी मजिस्ट्रेट का जिक्र नहीं है। 173(8) में कहीं भी मजिस्ट्रेट को पावर देने की बात नहीं कही गई है कि भाई मजिस्ट्रेट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देने का कोई पावर है, कुछ भी नहीं है। 173(8) सिर्फ डील कर रहा है पुलिस ऑफिसर की पावर से कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, ये 173(8) में कहा गया है। ठीक है जी, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि मजिस्ट्रेट के पास पावर कहां से आ रही है फिर। तो देखो हम वही बेसिक पे आते हैं। मजिस्ट्रेट के पास पावर आती है सेक्शन 156(3) से। बेरेक निकालिए 156(3) देखिए। एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। क्या बोल रहा है क्लियरली कि भैया जो मजिस्ट्रेट 190 में कॉग्निजेंस लेने के एम्पावर्ड है वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए एक सिंपल सी बात यह है इसमें 156(3) बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट के पास
पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, साथ में इफ यू रिमेंबर वी रेड सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 सुप्रीम कोर्ट, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हम एक केस कर चुके हैं। उसमें क्या कहा गया था सेक्शन 156(3) की पावर्स को लेके? उसमें यह कहा गया था कि 156(3) में जो पावर्स हैं दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इम्प्लाइड और इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स। भाई सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं है, मतलब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की पावर नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की भी पावर है। ये सब चीजें हमने सकीरी वासु में पढ़ी थी। ठीक है, अब जब सकीरी वासु क्लियरली ये बोल रहा है कि 156(3) में सिर्फ उसे इन्वेस्टिगेशन करने की पावर देने का पावर नहीं है, उसमें जो भी इंप्लाइड और एंसिलरी पावर्स हैं वो भी 156(3) में इंक्लूडेड हैं। तो भैया अगर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, देने इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देने की पावर है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की पावर भी मैजिस्ट्रेट के पास है सेक्शन 156(3) में। और इसमें सिंपल सा लॉजिक अगर आप वैसे भी लगाइए, मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब है, ठीक है, उनके पास पुलिस रिपोर्ट आई है और वो सब देख रहे हैं, पुलिस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर उनको कॉग्निजेंस लेना है। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि यार इसमें इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो क्या मजिस्ट्रेट साहब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? क्या मजिस्ट्रेट साहब वेट करें कि कोई अप्लाई करेगा, परमिशन लेगा, तब मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करूंगा? तो ये तो गलत हो जाएगा। दिस विल बी अगेन जस्टिस के खिलाफ होगी ये बात, और हमें क्या करना है, हमें सब कुछ एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए करना है। तो इस लॉजिक से भी अगर देखा जाए तो मजिस्ट्रेट के पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाने का ऑर्डर देने की पावर है। ठीक है जी, इसमें कुछ केस लॉज देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, 1985 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैजिस्ट्रेट के पास बिना किसी परमिशन एप्लीकेशन के सुओ मोटो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की पावर है। जरूरी नहीं है कि जब सिर्फ परमिशन ली जाए वो तभी दे, वो सुओ मोटो भी इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन साथ में यह भी क्लियर कर दिया गया कि यह सिर्फ कॉग्निजेंस की स्टेज तक है। कॉग्निजेंस अगर एक बार ले लिया, कॉग्निजेंस से पहले आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉग्निजेंस ले लिया उसके बाद आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते। हाँ, पुलिस कर सकती है, पुलिस कैन कंटिन्यू विद देयर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जैसे ही आपने कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं कर सकता फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा। लेकिन फिर एक गड़बड़ होती है। 2009 में जजमेंट आती है रीता नाग वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2009 सुप्रीम कोर्ट, और ये 2 जज बेंच है, जबकि भगवंत सिंह 3 जज बेंच थी। तो हुआ क्या कि रीता नाग वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने कहा कि नहीं भैया, मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है, सुओ मोटो नहीं दे सकता, वो परमिशन उसको कोई लेगा तो ही वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, वो सुओ मोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता। लेकिन क्या आपने ये बात नोट की, यहां पे 3 जज बेंच था और यहां पे 2 जज बेंच है। तो क्या 2 जज बेंच 3 जज बेंच की बात को नकार सकता है? बिल्कुल भी नहीं नकार सकता। और ये ऑब्जर्वेशन हमने आगे चल के देखा 2013 में विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली। इस जजमेंट में क्लियरली ये कहा गया, डाउट रेज की गई रीता नाग की जजमेंट पे, और ये कहा गया कि भैया रीता नाग की जजमेंट 2 जज बेंच की है और भगवंत सिंह की जजमेंट 3 जज बेंच की है, इसलिए इट वाज हेल्ड दैट रीता नाग जजमेंट वाज पर इंक्यूरियम। अब पर इंक्यूरियम का मतलब क्या होता है? पर इंक्यूरियम का मतलब होता है जजमेंट पास्ड आफ्टर इग्नोरिंग द लार्जर बेंच। जजमेंट पास्ड आफ्टर इग्नोरिंग द
लार्जर बेंच। तो विनय त्यागी के केस में रीता नाग की जजमेंट को पर इंक्यूरियम सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भैया जब 3 जज बेंच ने एक बात कह रखी है तो 2 जज बेंच उस 3 जज बेंच की कही गई बात को इग्नोर करके कोई जजमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है जी। उसके बाद फाइनली अब 2017 में अमृत भाई, शंभू भाई पटेल वर्सेस सुमन भाई कांति भाई पटेल में क्लियरली ये कह दिया that an order can be passed by the magistrate suo moto, therefore the भगवंत सिंह जजमेंट will prevail। ठीक है, इसमें फिर से ये बात कह दी गई कि भैया सुओ मोटो भी वो कर सकता है, और क्योंकि ये बात कह दी गई तो जो भगवंत सिंह ने कहानी की शुरुआत की थी वो कहानी अब भी प्रिवेल करेगी, और अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि मैजिस्ट्रेट जो सुओ मोटो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार ये मोटा मोटा बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आती है भगवंत सिंह की जजमेंट। भगवंत सिंह की जजमेंट में क्लियरली ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट को किसी भी परमिशन की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, अगर उसे लगता है तो सुओ मोटो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। लेकिन उसके बाद 2 जज बेंच की जजमेंट आई जो कि रीता नाग वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2009 में, और उन्होंने उससे बिल्कुल ऑपोजिट व्यू दे दिया और कह दिया कि नहीं, सुओ मोटो मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता ऑर्डर, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। उसके बाद 2013 में विनय त्यागी की जजमेंट आती है और विनय त्यागी इस चीज को ऑब्जर्व करता है कि भैया ये तो प्रॉब्लम है, भगवंत सिंह की जजमेंट 3 जज बेंच की थी और ये 2 जज बेंच की है, तो इसलिए विनय त्यागी की जजमेंट में रीता नाग की जजमेंट को पर इंक्यूरियम घोषित किया गया। पर इंक्यूरियम का मतलब होता है जजमेंट पास्ड आफ्टर इग्नोरिंग द लार्जर बेंच। उसके बाद फाइनली 2017 में अमृत भाई, शंभू भाई पटेल वर्सेस सुमन भाई, कांति भाई पटेल की जजमेंट आती है जो कि कहती है कि नहीं, सुओ मोटो भी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इस तरीके से जो बात भगवंत सिंह से शुरू हुई थी वही प्रिवेल होगी, और अल्टीमेट द रिजल्ट इज मैजिस्ट्रेट कैन सुओ मोटो ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इसमें एक बात और है, भगवंत सिंह में क्या कहा गया था? भगवंत सिंह ने कहा गया था बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस। अगर एक बार आपने कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। प्लीज मेक नोट ऑफ दैट। सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेंस तक ही आप उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगले सवाल पे जाने से पहले अभी तक जो हमने इसमें देखा है उसको कर लेते हैं, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, हमने ये कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या पुलिस को परमिशन लेने की ज़रूरत है? तो हमने कहा नहीं जी, पुलिस को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लॉ तो ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन प्रूडेंस और मैटर ऑफ प्रॉपर्टी ये कहती कि ले लेनी चाहिए। उसमें हमने 3-4 जजमेंट्स कोर्ट की, लेकिन फिर फाइनली 2013 में विनय त्यागी वाली जजमेंट आई जिसने ये कह दिया कि भैया परमिशन जो लेनी वो मस्ट है, लेकिन इसलिए मस्ट नहीं है क्योंकि लॉ कहता है, इसलिए मस्ट है क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है। तो अब पहला सवाल जो हमने डिकोड किया कि क्या पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेनी है मजिस्ट्रेट से, या वो बिना परमिशन के भी कर सकता है। दूसरा सवाल हमने किया कि क्या मजिस्ट्रेट सुओ मोटो ऑर्डर कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पहला डिवाइड किया बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस, और दूसरा डिवाइड किया आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। ठीक है, तो बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस के बारे में तो भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करता है कि बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस आप इसमें सुओ मोटो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस की कहानी अभी बाकी है। अब हम ये देखते हैं कि क्या कॉग्निजेंस के बाद मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है या नहीं दे सकता, उसको हम अब चेक करते हैं। चलिए, टू आंसर दिस क्वेश्चन वेदर द मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू order further investigation after taking the cognizance, these 2 judgments are important क्योंकि इन्हीं जजमेंट ने सारी कहानी को बदला है। सबसे पहले जजमेंट आई 1976 में
Devarapalli Lakshmi Narayan Reddy and others versus V Narayana Reddy and others 1976 जजमेंट। इस जजमेंट में क्लियरली एक बात कही, कोई डाउट ही नहीं छोड़ी थी, इन्होंने क्लियरली एक बात कही कि भैया पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज, एक बार कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है। प्लीज पे अटेंशन टू माय वर्ड्स। एक बार कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सके। और 1976 से लेकर 2019 तक यही व्यू पॉइंट चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट इसी व्यू से सहमत रहा कि पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर मैजिस्ट्रेट के पास सुओ मोटो या फिर एप्लीकेशन पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं है। वो पावर सिर्फ और सिर्फ 173(8) में पुलिस ऑफिसर के पास है। मतलब पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेंस के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो पावर 173(8) में उसको दी गई है, लेकिन मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाएं या फिर मजिस्ट्रेट को खुद लगे सुओ मोटो कि वो कॉग्निजेंस की स्टेज के बाद वो ऑर्डर कर दे फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये नहीं हो सकता। और 1976 से लेके 2019 तक ये व्यू पॉइंट रहा। लेकिन 2019 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को बदला, और बदला गया जजमेंट का नाम है वीनू भाई वर्सेस हरी भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। वीनू भाई हरी भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतने साल पुराने व्यू को बदला और यह कहा कि पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो सुओ मोटो, चाहे खुद से या फिर एप्लीकेशन पे, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। तो अगर अब की हम बात करें, 2021 की हम बात करें, द सिचुएशन इज कि नाउ द मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस। पहले क्या था, कॉग्निजेंस से पहले ऑर्डर कर लो भैया, आपके पास पावर है, लेकिन अब कॉग्निजेंस के बाद भी आपके पास पावर है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पावर है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। लेकिन लॉजिक क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 156 read with 156(1) read with 156(3) and 2H read with 173(8). इन सब प्रोविजंस को अगर इकट्ठा पढ़ा जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भैया पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। वो इस निष्कर्ष पर किस तरीके से पहुंचे, उन्होंने क्या एनालिसिस किया, उस एनालिसिस को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया देखो, फेयर इन्वेस्टिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, माफ कीजिएगा, जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उस जस्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेयर ट्रायल, और फेयर ट्रायल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेयर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। और क्योंकि सीआरपीसी में हम किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात कर रहे हैं, जब आप किसी के ऊपर ट्रायल चलाते हैं, अगर वो अक्यूज्ड है तो उसकी लाइफ एंड लिबर्टी का भी सवाल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 21 जो है ना, वो अम्ब्रेला लॉ है। इसका मतलब आप सीआरपीसी के किसी भी प्रोविजन की अगर आपको इंटरप्रिटेशन करनी है, अगर किसी भी प्रोविजन में सीआरपीसी के आपको डाउट है, आपको इंटरप्रिटेशन करनी है, तो द गाइडिंग लाइट और द गाइडिंग फोर्स विल बी आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको इंटरप्रिटेशन करनी है तो वो आर्टिकल 21 की लाइट में आपको करनी है। तो आर्टिकल 21 कहता है कि भैया फेयर ट्रायल के लिए आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, और फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास अबंडेंट पावर्स हैं, इंसिडेंटल और इंप्लाइड पावर्स हैं। वो जो भी जिस भी हद तक जाना चाहे फेयर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए वो जा सकता है। तो जब ये बात कही कि वो जा सकता है, तो इसका ये निष्कर्ष निकाला गया कि अगर पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर भी ऐसी स्थिति आती है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वो उसका ऑर्डर कर सकता है। वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा,
उसको हमने पावर दे दी है। दूसरा लॉजिक जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हम जो वर्ड इन्वेस्टिगेशन है उसका मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड इन्वेस्टिगेशन कहां पर इस्तेमाल हुआ है? 156(1) में और 156(3) में मुख्य रूप से। तो जब इसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की उन्होंने, तो उनकी डेफिनेशन जो दी गई है 2H में, उसको उन्होंने देखा। उस डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए क्या कहता है ये, निकालिए अपना बेरेक्ट। सेक्शन 2H, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल दी प्रोसीडिंग्स। ये जो ऑल है ना, सारा क्रक्स इस पर है। ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। ठीक है, तो जब ये कह रहा है ना ऑल दी प्रोसीडिंग्स, व्हेन ही इज सेइंग ऑल दी प्रोसीडिंग्स, ऑल दी प्रोसीडिंग्स का मतलब यह है कि भैया इन्वेस्टिगेशन के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि 156(3) में मैजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर कर सकता है, उसके पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी पावर है, क्योंकि शब्द जो है वो ऑल दी प्रोसीडिंग्स हैं। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए हर वो प्रोसीडिंग, ऑल दी प्रोसीडिंग, तो ऑल दी प्रोसीडिंग को इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर भी साथ में शामिल है। इन दो लॉजिक पर सुप्रीम कोर्ट वीनू भाई की जजमेंट में इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि पोस्ट कॉग्निजेंट स्टेज पर भी मजिस्ट्रेट सुओ मोटो भी ऑर्डर कर सकता है। तो इसको अब कंक्लूड करते हैं। देखिए, पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, वो उसको परमिशन लेने की लीगली जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में विशाल त्यागी की जजमेंट वो मस्त वस्त कहा गया, एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है जिसके कारण वो परमिशन लेता है। उसके बाद सवाल पूछा गया कि क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दे सुओ मोटो। तो पहले हमने देखा कि क्या प्री कॉग्निजेंस है, तो हमने देखा बिल्कुल है जी, भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस वाले मामले में कहा। ठीक है, और जब पोस्ट कॉग्निजेंस की बात आई कि पोस्ट कॉग्निजेंस भी क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, तो वहां पर काफी लंबे सालों से 1967 से जो लॉ चलता आ रहा था, 1976 से जो लॉ चलता आ रहा था, उस लॉ को बदलते हुए 2019 में वीनू भाई की जजमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज के बाद भी अगर जरूरत महसूस होती है फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, फेयर ट्रायल के लिए, आर्टिकल 21 को मद्देनजर रखते हुए अगर जरूरत पड़ती है, तो हम इसको मजिस्ट्रेट को पोस्ट कॉग्निजेंस के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देने की पावर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके साथ हम पहुंच गए अपने आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, और वो है री इन्वेस्टिगेशन। री इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और री इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है। देखिए, फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स है। आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसके बाद भी आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रख रहे हैं, और जो भी आपको इस इन्वेस्टिगेशन में मिल रहा है वो आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट के फॉर्म में मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स है। वहीं पर री इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फ्रेश प्रोसीडिंग्स है। ठीक है, ये मतलब ये बिल्कुल फ्रेश प्रोसीडिंग्स है, और इसमें पहले वाली प्रोसीडिंग्स को कोर्ट बिल्कुल एक्सक्लूड कर सकता है। मैं बताता हूं, देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, और यहां पे मान लीजिए पुलिस ने री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया। तो री इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको क्या बताया, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल डी नोवा इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये जो पहले वाली इन्वेस्टिगेशन थी, अब कोर्ट अगर ऑर्डर करेगा तो इसको बिल्कुल भी कैंसिल किया जा सकता है, हटाओ भाई, यहां से दोबारा से इन्वेस्टिगेट करो। और कोर्ट अगर कहे कि इसको भी इंक्लूड कर लो तो इसको भी किया जाएगा, लेकिन ये रहेगी फ्रेश ही। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश इन्वेस्टिगेशन एंड री इन्वेस्टिगेशन। सॉरी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड री इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कभी भी री इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, बिकॉज फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूएशन में चलती आ रही है, वो सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन री इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, हम बिल्कुल नए शुरुआत से, नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहली बात, इसमें जो री इन्वेस्टिगेशन को लेके सीआरपीसी में किसी भी तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर
हायर कोर्ट, सुप्रीरियर कोर्ट दे सकता है, या तो हाई कोर्ट दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, और ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में दे सकते हैं। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कौन सी होगी? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ये होगी कि जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक की गई है वो इतनी मैलिफाइड, इतनी फॉल्टी है कि दैट इन्वेस्टिगेशन हैज प्रिक्ड द कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट भी सकते में आ जाए कि यार इतना लापरवाही, इतना मैलिफाइड, इतनी बायस्ड इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है। तो इसलिए उस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल नकारते हुए दोबारा से नए सिरे से आप इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देते हैं, इसलिए क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, जबकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर 173(8), 156(3) दोनों के अनुसार इनको साथ में पढ़ते हुए मजिस्ट्रेट दे सकता है, लेकिन री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। तीसरी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास री इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं है। वो अपने आप में, जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो उनके पास पावर है, वो परमिशन ले चाहे ना ले, वो तो ठीक है, कुछ कुछ जजमेंट्स में उन्होंने बोल दिया, लेकिन लॉ रिक्वायर नहीं करता है। लेकिन री इन्वेस्टिगेशन की पावर पुलिस के पास नहीं है। पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी री इन्वेस्टिगेशन तभी करेगी जब उसे कोई सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर करेगा, अदरवाइज री इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। तो आई होप दिस डिफरेंस बिटवीन री इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो क्लियर। विद दिस we end our episode on further investigation, or I think we have touched all the important aspect on further investigation. मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।